हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे द चैप्टर नंबर 1 ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दैट इज द कोल्ड वॉर। ओके, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि वो है क्या। तो हम जानेंगे व्हाट वाज कोल्ड वॉर। ठीक है, तो कोल्ड वॉर थी क्या, किन लोगों के बीच में हुई, क्या रीजंस बने कि कोल्ड वॉर को करना पड़ा। और हम ये भी तो सोच रहे हैं ना यार, ऐसी लड़ाई का फायदा ही क्या जो लड़ाई कभी बम्स की लड़ाई में या एक बहुत मिलिट्रिकल वॉर नहीं बनी, एक बहुत ठंडी लड़ाई थी। हाँ, यू आर करेक्ट, ये एक तरीके से ठंडी ही लड़ाई थी, जैसा कि इसका नाम खुद ही अपने आप में कह रहा है कि कोल्ड वॉर यानी कि ठंडी लड़ाई। तो हम शुरू करते हैं कि क्यों हुई ये ठंडी लड़ाई, क्या रीजंस थे, किनके बीच में हुई। लेट्स स्टार्ट। जो कोल्ड वॉर है वो दो सुपर पावर्स के बीच में हुई थी, जो कि वर्ल्ड में 1945 के टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, कौन कौन थी वो। एक थी यूएसए, आप सभी को पता होगा यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक थी यूएसएसआर, दैट इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्लीज लर्न कर लेना इसको या फिर रिमाइंड रखना, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चंस में आ सकता है। अब इन लोगों के बीच में लड़ाई तो शुरू हो गई, लेकिन रीजन क्या हुआ कि इनको लड़ना पड़ा। तो जो कोल्ड वॉर थी वो एक ठंडी लड़ाई थी, उसमें कभी बम्स का यूज नहीं हुआ, कभी फाइटिंग नहीं हुई, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। क्यों, और यूएसए जो था वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था। उसके कहने का मतलब ये है कि मतलब मुझे जो है, यूएसए को है, वो सारी चीजें प्राइवेटाइज चाहिए। उसे चाहिए कि हमारे हाथ में पावर होनी चाहिए, सारा काम गवर्नमेंट क्यों करे, हम भी तो अपना पैसा कमा सकते हैं, हम भी अपने लिए सोच सकते हैं और हमारा हक है हमारी जिंदगी पे। मगर यूएसएसआर कहता था कि क्या जरूरत है, बिल्कुल बॉयकॉट करो उस बात को जो यूएसए कहती है। ठीक है, हम करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो, हम गवर्नमेंट हमें वेलफेयर देगी, गवर्नमेंट हमें हेल्थ देगी, गवर्नमेंट हमें केयर, हर चीज मतलब गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होने चाहिए, गवर्नमेंट एजुकेशन होनी चाहिए, एवरीथिंग, वेलफेयर से लेके एजुकेशन से लेके हर चीज गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट के हाथ में। तो यूएसए जो था कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था और यूएसएसआर कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था। इसी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर ही क्यों, और भी तो देश थे उस वक्त दुनिया में, वो क्यों नहीं लड़े। तो इसका रीजन ये है कि क्यों शुरू हुई थी कोल्ड वॉर और यूएसए और यूएसएसआर कैसे बने दो सुपर पावर्स। ठीक है, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर 1945। हम सब जानते हैं जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ वहीं पे शुरू हुई हमारी ठंडी लड़ाई। 1945 में हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी, जापान की 2 स्टेट्स, ठीक है, इन दोनों के ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स फेंक दिए। अब फेंक तो दिए, लेकिन ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं कि जो ये एक्शन था वो बिल्कुल गलत था, नहीं करना चाहिए था यूएसए को ऐसा। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट याद कर लो, 1914 से 1918। ठीक है, तो क्रिटिक्स कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था यूएसए को, कोई जरूरत ही नहीं थी यार, क्यों फेंके उसने एटॉमिक बॉम्ब्स, नहीं फेंकना चाहिए था। क्योंकि जापान जो है वो ऑलरेडी पीछे हो रहा था, वो कह रहा था कि अब हम और वॉर नहीं कर सकते यार, वो तो खुद ही खुद को कह रहा है मैं बहुत कमजोर हूँ, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। फिर भी यूएसए ने जाके उसके ऊपर 2 बॉम्ब फेंक दिए। लेकिन इसका रीजन पता है क्या है, यूएसए ने जापान के ऊपर बॉम्ब फेंके जरूर थे, लेकिन वो इनडायरेक्टली धमका यूएसएसआर को रहा था कि तुझे कोई जरूरत नहीं है अब और अपने आप को शक्तिशाली बनाने का, तू चुपचाप यहाँ से चला जा, यहाँ का बादशाह, यहाँ का राजा मैं हूँ। तो यूएसएसआर के भड़काने, मतलब यूएसएसआर को धमकाने के लिए वो 2 बॉम्ब्स फेंके गए जापान के ऊपर। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लिटरली आज तक जापान के ऊपर उस दोनों एटॉमिक बॉम्ब्स का असर है। वहाँ के जो बच्चे हैं आड़े टेढ़े लंगड़े लूले पैदा होते हैं, क्योंकि यार वो बॉम्ब्स इतने हैवी थे। पता है उनके जो वाटर है ना, उस मतलब डीप ओशंस जो है वहाँ तक अभी तक उसका अफेक्ट है। ठीक है, तो क्रिटिक्स का ये कहना था। मगर आप एक बात सुनो, अगर आपकी मम्मी आपको मारने आ रही है, आपके भाई की और आपकी लड़ाई हो गई, सपोज, सब सिर्फ सोचना है, लड़ाई हो गई और आपका भाई और आप लड़े, तो मम्मी आपको मारने आ रही है, तो आप अपनी दलील में कुछ तो कहोगे ना कि यार मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने क्या किया, मेरा कोई रोल नहीं था इसमें। ठीक है, लड़ाई शुरू उसने की। ठीक है, इसी तरह यूएसए ने भी अपनी एक दलील पेश की क्रिटिक्स के सामने कि मेरी कोई गलती नहीं है, अगर मैं ऐसा ना करता तो कभी वॉर बंद ही नहीं होती और ये करना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट, व्हाई वाज द कोल्ड वॉर स्टार्टेड, ये तो हमने पढ़ लिया। ओहो हाँ, नेक्स्ट इज व्हाट इज डेटरेंस। ओके, डेटरेंस क्या है, तो डेटरेंस का मतलब मैं आपको छोटी सी लैंग्वेज में समझाती हूँ।
फिर आपको ये पढ़ना, मैं पढ़ के ही बताऊंगी क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में आ सकता है। एग्जाम में ना भी आए तो ये आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना 6 मार्कर क्वेश्चन, उसमें बहुत काम आने वाला है। तो हम डेटरेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो डेटरेंस ये है कि पावर यूएसए के पास भी है, पावर यूएसएसआर के पास भी है, लेकिन आप लोगों के मन में ये तो जरूर आ रहा होगा ना कि आखिर दोनों में से लड़े क्यों नहीं, दोनों में से किसी ने एक ने भी अटैक क्यों नहीं किया। मतलब इतनी लंबी वॉर थी, 1945 से लेके अबाउट 1990s तक का टाइम था कि लड़ाई चलती रही है, कोल्ड वॉर होता रहा है जब तक वो सोवियत यूनियन जो है वैनिश्ड नहीं हुआ, तब तक चलती रही है। लेकिन क्यों नहीं आज तक उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बम्स फेंके या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया। हालांकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दोनों कैपेसिटी रखते हैं, कैपेबल हैं कि वो लड़े, लेकिन वो नहीं लड़ रहे। दैट इज द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। वो लड़ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि दोनों के पास इतनी पावर है। अगर एक यूएसए ने यूएसएसआर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो यूएसएसआर भी इतना कैपेबल है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो यूएसए को पूरी तरह तहश नहश करके खत्म कर दे। ठीक है, उसे बिल्कुल जीरो पे ला सकता है और फिर यूएसए के पास उसके बावजूद भी इतनी पावर बचेगी कि वो दोबारा री अटैक कर दे यूएसएसआर के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए वो कभी एक दूसरे पे अटैक्स कर नहीं रहे थे। मैं एक बार फिर भी इसको एक बार रीड कर देती हूँ। इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वॉर बोथ साइड विल बी सो बैडली हार्म दैट इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड और द अदर एज द विनर। लड़ाई शुरू क्यों होती है? जीतने के लिए। जब कोई जीत ही नहीं रहा तो लड़ाई का मतलब ही नहीं है। If one of them tries to attack and disable the nuclear weapon of its rival, the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destructions. Okay, this is called the logic of deterrence. Both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. Thus, the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained a cold and not हॉट शूटिंग वॉर। समझ में आया? साफ साफ यहाँ लिख दिया, इसी वजह से कोल्ड वॉर कोल्ड रही, वो कभी भी एक शूटिंग हॉट वॉर में नहीं बदली। The deterrence relationship prevent war but not the rivalry between the powers. This is important. लड़ाई हुई लेकिन लड़ाई हुई भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरूरत ही क्या पड़ी? एमरजेंस ऑफ टू सुपर ब्लॉक्स, मतलब सुपर पावर ब्लॉक्स। ओके, क्या जरूरत थी उन दोनों का बनने की? तो देखो, जो दो सुपर पावर हैं उन्होंने अपने आप को आपस में फैलाने में, अपने आसपास के देशों में फैलाने में कमी कभी नहीं की। उन्होंने अपने आप को रोका नहीं। ठीक है, सपोज बेसिकली जो वर्ल्ड था वो दो भागों में बट चुका है। एक पार्ट हो गया वेस्टर्न अलायंस, एक पार्ट हो गया ईस्टर्न अलायंस। जो वेस्टर्न अलायंस है वो है यूएसए का। ठीक है, वेस्ट जो है वो यूएसए का है। प्लीज मेरी बातों को रिमेंबर करके रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वेस्ट जो है वो यूएसए का हो गया और ईस्ट जो है वो यूएसएसआर का हो गया। अब जो वर्ल्ड है वो बट गया। जो वेस्ट वाला पार्ट है वो यूरोप का वेस्टर्न साइड है। यूरोप, याद रखना, वर्ल्ड का अभी शुरुआत कहाँ से हुई है? बेसिकली स्टार्ट हुआ है हम यूरोप से। ठीक है, यूरोप बटा दो भागों में, एक वेस्ट यूरोप, एक ईस्ट यूरोप। जो वेस्ट है उसे हम वेस्टर्न अलायंस कहते हैं और जो ईस्ट है उसको हम ईस्टर्न अलायंस कहते हैं। और आप जरा रिकॉल करो, वेस्ट कौन है? यस, वेस्ट यूएसए है और ईस्ट कौन है? यूएसएसआर। ओके, ये हो गया शुरुआत दो। अब दो स्टेट से दो पावर ब्लॉक्स में बट गई दुनिया। ठीक है, पहले तो सिर्फ यूएसए यूएसएसआर थे, अब हो गए हैं दो पावर ब्लॉक्स। ठीक है, जिसमें यूएसए के पास अपनी 12 स्टेट्स हैं और रशिया को मिलाकर रशिया के पास यानी कि यूएसएसआर के पास अपने 15 स्टेट्स हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर उन 12 और 15 स्टेट्स को यूएसए और यूएसएसआर को ज्वाइन करने की जरूरत ही क्या थी यार? वो अपनी लाइफ खुद भी तो जी सकते थे। तो इसका आंसर ये है कि जितनी भी छोटी छोटी स्टेट्स जिनको यूएसए और यूएसएसआर ने अपने कब्जे में लिया है, उन्होंने उसको अपने से वादा दिया, एक छोटा सा वादा कि अगर आप पे कोई अटैक होता है हम आपको बचाएंगे, हम आपको इकोनॉमिकली एड देंगे, हम आपको अच्छी प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको वेपन्स देंगे और आपके लोकल राइवल से आपको बचाएंगे। जो छोटी छोटी स्टेट्स है, अगर उनके आसपास कोई नेबर्स हैं उनके और अगर वो उस पर अटैक करते हैं तो जो यूएसए और यूएसएसआर है वह अपना रोल प्ले करेंगे, वो उसको उससे बचाएंगे। अब शुरू हुई द ईरा ऑफ ट्रीटीज।
अब एक नए तरीके की लड़ाई शुरू हुई। पहले तो आइडियोलॉजिकल है ही है, लेकिन एक लिखने वाली लड़ाई शुरू हो गई, लिखा पढ़ी वाली जो होती है ना, जैसे मतलब हमने कुछ एक लिख के एक बड़ी सी फॉर्म बना के भेज दिया दूसरे को, फिर दूसरे ने अपना फॉर्म बना के भेज दिया। तो सपोज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यूएसए के पास 12 स्टेट्स हैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर, और यूएसएसआर के पास इंक्लूडिंग रशिया 15 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जो वेस्टर्न यूरोप ब्लॉक बना और ईस्टर्न यूरोप ब्लॉक बना, यूएसए ने पहली ट्रीटी साइन की, दैट इज नाटो इन 1949, ठीक है। दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज एक बार इसे लिख लो कहीं पे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये था, यूएसए ने कहा मेरे पास 12 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो 12 को मैं ये कहता हूं, अगर तुम में से किसी एक पे अटैक होता है, सिर्फ एक पे, बदला हम 12 के 12 लेंगे। एक नहीं लेगा बदला जिस पे अटैक हुआ, जिन 12 हम मिलकर बने हैं, हम 12 के 12 उस पे अटैक करेंगे। ये हम सबकी एक साथ लड़ाई है। उसके अगेंस्ट में यूएसएसआर ने अपना एक वार्सा पैक्ट दिया, दैट इज इन 1955। नेक्स्ट, वाई द स्मॉल स्टेट सपोर्टेड द बिग ब्लॉक्स। मैंने आपको अभी समझाया कि उनको एड मिलेगी इकोनॉमिकली, उनको अपने राइवलरीज से बचाया जाएगा, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड डिवीजन, यस, यहाँ पर 2 नए ब्लॉक्स तैयार हुए थे, एक ईस्टर्न ब्लॉक है, एक वेस्टर्न ब्लॉक है। आप लोग समझते हैं कौन ईस्टर्न है कौन वेस्टर्न है, मगर जो उस वक्त की नए देश आज़ाद हो रहे थे, नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन रही थी, उनका क्या होगा यार? अब वो किस राह पे जाएं? वो यूएसए को चुने या यूएसएसआर को? आप जरा थोड़ा ध्यान से देखो डेट्स को। तो 1945 में कोल्ड वॉर शुरू हुआ, 1949 में नाटो आया, 1955 में वार्सा पैक्ट आया। इन सब के बीच में एक और बहुत बड़ी घटना घटी है, अगर आप ध्यान से सोचो तो, दैट इज इन 1947, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आके खड़ा हुआ कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी इंडिया, अब क्या करेगा इंडिया आगे? इंडिया जैसी और भी बहुत छोटे छोटे देश आज़ाद हुए थे उस वक्त, बहुत छोटे छोटे। उन लोगों के पास अभी तो आज़ादी का मौका मिला था उन्हें, इतनी साल के गुलामी करने के बाद अब तो बेचारे आज़ाद हुए हैं, और फिर किसी के गुलाम बन जाएं, फिर किसी को ज्वाइन कर ले, यूएसए यूएसएसआर की गुलामी करे। ये तो अनफेयर हुआ ना। इसलिए इंडिया के साथ और 5 मेंबर्स जुड़ते हैं, दैट इज विद जवाहरलाल नेहरू के साथ और भी 5 लोग हैं। मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, पार्ट 2 में। लेकिन मैं एक स्मॉल ब्रीफ दे देती हूँ कि इंडिया ने अपना एक नया रास्ता बनाया, दैट इज नैम। नैम का मतलब नॉन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है। नैम के बाद शुरू हुई असली नई कोल्ड वॉर, ओके। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बच्चों, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपकी क्वेरी सॉल्व करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसे अच्छे से समझिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।